आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति संतुलन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो शक्ति संतुलन भी युद्ध को रोकने का ही एक तरीका है। ठीक है मित्रों, यहाँ देखते हैं हम लोग शक्ति संतुलन हो गया, सामूहिक सुरक्षा हो गया, भयादोहन हो गया, ये सब क्या है? युद्ध को रोकने का या और शांति स्थापित करने के ही एक तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शक्ति संतुलन है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दिया कीजिए। चलिए, शक्ति संतुलन प्रारंभ या विकास का प्रारंभ कब से हुआ? विकास। युद्धों के निर्धारण में प्राचीन काल पे ही शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता रहा है। मित्रों, यहाँ पर शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि दो राष्ट्रों के बीच का जो संतुलन बना रहे, अर्थात कोई राष्ट्र बहुत कमजोर ना रहे, कोई राष्ट्र बहुत ताकतवर ना रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो संतुलन का मतलब होता है कि दो राष्ट्रों के बीच की शक्ति का बराबर होना। ठीक है, अर्थात युद्ध तब तक नहीं होगा जब तक शक्ति बराबर बनी रहेगी, क्योंकि शक्ति जब बराबर रहता है कि दोनों राष्ट्रों को, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो राष्ट्र हो, चाहे गुट हो, चाहे जो पक्ष हो, तो दोनों को एक दूसरे से खतरा बना रहता है कि पता नहीं हम जीत जाएंगे कि हार जाएंगे। तो इसीलिए ये जो है, जब शक्ति राष्ट्रों में बराबर होती है, जब दो राष्ट्रों के बीच में संतुलन बराबर बना रहता है, तो उनके बीच में युद्ध होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, अर्थात जब राष्ट्रों के बीच में शक्ति संतुलन कायम रहता है तो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने की संभावना कम होती है, और युद्ध तब होते हैं जब शक्ति जो है असंतुलित हो जाती है, अर्थात एक ताकतवर हो जाए और दूसरा राष्ट्र कमजोर हो जाए, तो युद्ध तभी अधिक होते हैं। क्योंकि शक्तिशाली राज्य जो होता है वो कमजोर राज्य पर अधिकार करने के लिए पूरी ताकत का प्रयोग कर देता है। उसके मन में ये धारणा रहती है कि हम इसको शीघ्र ही अधिकार कर लेंगे क्योंकि हमसे कमजोर है। तो यहाँ पर जो है, तो युद्ध का खतरा तब मंडराता है जब दोनों राष्ट्रों के बीच में शक्ति असंतुलित हो जाए, अर्थात एक राष्ट्र के पास कम हो, दूसरे के पास ज्यादा हो, युद्ध होने की संभावना तभी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, युद्ध के शक्ति की बराबरी की अवस्था में युद्ध की कोई संभावना नहीं होती। शक्ति के असंतुलित होने पर ही अवस्था में युद्ध होते रहे हैं। शक्ति संतुलन का वास्तविक प्रयोग 15वीं शताब्दी से आरंभ होता है, जब राज्यों की स्थापना राजनीतिक तथा धर्म निरपेक्ष आधार पर हुई। इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के शासकों ने इसके लिए प्रयास भी किए। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस में लिखा है कि किसी राज्य या शासक को इतना महान या शक्तिशाली मत बनने दो कि वह अपने पड़ोसी को अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ बना दे, अर्थात किसी को भी इतना ज्यादा ताकतवर ना बनने दिया जाए कि वो अपने पड़ोसी के लिए ही खतरा बन जाए, अर्थात उसकी शक्ति पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। परिचय और अवधारणा। युद्ध को रोकने तथा शांति स्थापित करने के जो तरीके हैं, शक्ति संतुलन उनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की अवस्था इस बात में निहित है कि यदि दो राष्ट्रों या समूहों की शक्ति बराबर है तो उनमें युद्ध नहीं होगा। युद्ध तभी होता है जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है, अर्थात एक राष्ट्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है और दूसरा राष्ट्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, मार्टिन राइट ने कहा है कि शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथासंभव मूलभूत नियम है। पामर पार्किंस ने कहा है इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत कहा है। पामर और पार्किंस ने। मार्गेनथाउ ने कहा है शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति है। मित्रों, यहाँ पर देखते हैं तो ज्यादातर राष्ट्र जो है हर समय संतुलन को अपने ही पक्ष में करने का प्रयास राष्ट्रों ने किया है, अर्थात राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए, एक दूसरे से हितों को बनाए रखने के लिए, अर्थात अपने पड़ोसियों से, अपने शत्रुओं से हमेशा जो है ज्यादा शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं। ठीक है, चलिए, स्पाइकमैन ने भी यह कहा है कि जो राष्ट्र शक्ति संतुलन का खेल खेलता है उसका कोई अस्थायी मित्र नहीं होता, और आज के मित्र उसके कल के शत्रु भी हो सकते हैं। क्योंकि मित्रों, यहाँ पर ये राष्ट्र जो है उन्हीं राष्ट्रों से मित्रता करेंगे जो उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए, अर्थात उन्हीं राष्ट्रों को अपना मित्र बनाएंगे जिनसे उनका व्यक्तिगत कोई लाभ हो।
यानी निस्वार्थ भाव से कोई किसी को अपना मित्र नहीं बनाता। इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी मित्र नहीं होता, अस्थायी दुश्मन भी नहीं होता। जहां तक उनके हित फदते हैं, जिससे जब तक काम रहता है तब तक उनका मित्र है, और उसी मित्र के लिए अगर कोई नुकसान झेलना पड़े तो वही मित्रता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है। अगला है अर्थ एवं परिभाषाएं। जहां पर पारस्परिक संबंध ना जुड़े हों वहां पर जो है सिर्फ लाभ तक आपकी मित्रता है, लाभ प्राप्त होने के बाद खत्म। या तो पारस्परिक है का मतलब जो लंबे हित जो चलने वाले हैं, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है जो लंबे समय तक चलेंगे तो बराबर चलते रहेंगे। लेकिन जहां पर सिर्फ इतना ही है कि हमें सिर्फ इनसे लाभ है, हमको देना ही देना है, इनको मिलना कुछ नहीं है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्रता की संभावनाएं बहुत कम होती है। हाँ, कहीं कहीं पर ये मानवता के आधार पर मित्रता दिखाई देती है। ठीक है, जो अपनी फौज के ऊपर निर्भर है, अपने प्रेम, अपनी मित्रता, अपने परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। चलिए, अर्थ एवं परिभाषाएं। डायक ने कहा है कि शक्ति संतुलन का प्रयोग करने वाले यह मानते हैं कि इस शब्द का अर्थ वह इस शब्द का अर्थ जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानता। फ्लाइचर ने कहा है कि शक्ति संतुलन के इतने अर्थ हैं कि यह अर्थहीन हो गया है। रिचर्ड कोबडेन ने कहा है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र एवं उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक व्यवस्था का परिचायक है, इसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। मित्रों, यहाँ पर रिचर्ड कोबडेन ने कहा है, जो ये बिल्कुल सत्य कहा है कि वास्तव में शक्ति संतुलन की स्थापना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शक्ति संतुलन की स्थापना कोई करना ही नहीं चाहता। भाई, शक्ति का संतुलन का मतलब है कि शक्ति का बराबर रखना। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी के शक्ति में बराबर रहें, अपने दुश्मनों से शक्ति में बराबर रहें। हम तो चाहते हैं कि अपने दुश्मन की शक्ति से हमारी ताकत ज्यादा हो, बराबर नहीं रहना चाहते। ठीक है, इसीलिए कहा है कोबडेन ने कि यह केवल एक भ्रमात्मक व्यवस्था का परिचायक है, जबकि वास्तव में कोई शक्ति संतुलन बनाया ही नहीं जा सकता। अब बनाना भी राष्ट्र नहीं चाहते। सभी राष्ट्र अपनी शक्ति को और ज्यादा से ज्यादा शक्ति को एकत्रित करना चाहते हैं ताकि शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में कर सकें। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं, देख सकते हैं। पहली परिभाषा है कैफलेरे। इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्य अवस्था बनाए रखना जिससे उनमें कोई भी इतना शक्तिशाली न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर थोप सके। स्पाइकमैन ने कहा है, प्रत्येक देश शक्ति संतुलन को अपने हितों की कसौटी पर ही कसने का प्रयास करता है। जिस प्रकार के शक्ति संतुलन से उसके हितों की हानि हो सकती है वह उसे मना कर देता है, अर्थात नकार देता है। और ऐसे राष्ट्र शक्ति संतुलन के लिए कोई प्रयास करने के बजाय अपने हितों की पूर्ति के लिए शक्ति में असंतुलन ही बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मित्रों, बात सही है कि हम लोग वही कार्य करते हैं जो हमारे हितों के अनुकूल हो। उन्हीं मान्यताओं को, उन्हीं धर्म को हम मानते हैं, उन्हीं नैतिकता को हम मानते हैं जो हमारे हितों की पूर्ति करता रहे। बाकी जहां पर हमको थोड़ा सा भी जो है नुकसान हितों की होती है, हम तुरंत वहां उन नैतिकता को, उस धर्म को, उन नियमों को हम तुरंत छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखा जाए तो शक्ति संतुलन की भी यही स्थिति है। अगर थोड़ा सा भी इनके हितों को अगर नुकसान होता है तो शक्ति को असंतुलित बना लेंगे, लेकिन अपना नुकसान कभी नहीं तोड़ेंगे, अपना नुकसान कभी नहीं उठाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं शक्ति संतुलन की विशेषताएं। यहाँ पर पामर और पार्किंसन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन हमेशा कायम रह सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा है शक्ति संतुलन की स्थापना स्वयं नहीं हो जाती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। शक्ति संतुलन का मापदंड युद्ध होता है और युद्ध तभी होता है जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाए, अर्थात एक राष्ट्र कमजोर हो जाए, दूसरा ताकतवर हो जाए, युद्ध तभी होगा। अर्थात दो राष्ट्रों के बीच में शक्ति बराबर है तो उनमें युद्ध नहीं होगा। अगला है शक्ति संतुलन की नीति गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। अगला है शक्ति संतुलन प्रजातांत्रिक एवं राजतांत्रिक दोनों ही राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ पर देखेंगे तो शक्ति संतुलन की नीति गतिशील और परिवर्तनशील होती है, अर्थात
फक्ति के जो स्रोत होते हैं ये अलग अलग होते हैं। कभी फक्ति किन्हीं चीज़ों को माना जाता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार फक्ति के अलग स्रोत हो सकते हैं। जैसे पहले होता था जिन राष्ट्रों के पास सैनिक ज़्यादा होते थे, सेनाएं ज़्यादा होती तो माना जाता था फक्ति ज़्यादा है। आज के समय में देखा जाए तो जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है उसको माना जाता है प्रमुख शक्ति। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है उसके दम पर हम अपने हर क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, चाहे सैनिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राज्य का विकास करना हो, चाहे जो भी हो, यानी अर्थव्यवस्था के द्वारा हम कर सकते हैं। आज के उस उपकरण के या यंत्रीकरण युद्ध के समय में, यंत्रीकरण युग में अर्थव्यवस्था का महत्व तो और भी अधिक बढ़ गया है। ठीक है, अगला है शक्ति संतुलन प्रजातांत्रिक एवं राजतांत्रिक दोनों के लिए ही अनुपयुक्त। हालांकि शक्ति संतुलन जो है एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रतिस्पर्धात्मक जो है नीति है। अगर आपका शत्रु ताकतवर हो रहा है तो उसकी आप बराबरी कीजिए, अर्थात उसके प्रतिस्पर्धा में आप अपनी शक्ति को एकत्रित कीजिए, शक्ति को बढ़ाइए। और जहां पर क्या होगा, विकास कार्य आपका अन्य अवरुद्ध हो जाएगा, अब ज्यादा आप सैनिक खर्च पर आप व्यय करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शक्ति संतुलन में बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं और छोटे राष्ट्र मात्र दर्शक होते हैं, परंतु यदि छोटे राष्ट्र आपस में जुड़ जाते हैं तो वे भी खिलाड़ी हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो शक्ति संतुलन में बड़े राष्ट्र जो होते हैं, चूंकि संतुलन उन्हीं के हाथ में होता है, शक्ति भी उन्हीं के हाथ में होती है, तो जैसा चाहे, क्योंकि उनके ऊपर वो एक प्रकार से निडर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होता और वो जिसको चाहते हैं उसी को अपनी अंगुलियों पर नचाते रहते हैं। ठीक है, अब उनकी इच्छा पर ही युद्ध और शांति निर्भर करती है, वो जिसको चाहे उसके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी राष्ट्र उनसे छोटे होते हैं। यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि वो खिलाड़ी इसलिए कहा गया है कि वो उनके पक्ष में होता है शक्ति संतुलन। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं अगर सभी छोटे राष्ट्र मिलकर अगर वो अपना संगठन बना लें तो वो संगठित राष्ट्र जो है हो सकता है बड़े राष्ट्र के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर खेलना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनना है और खिलाड़ी के रूप में, तो शक्ति अपने पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय जगत में केवल उसी की सुनवाई होती है जो शक्ति से मजबूत है, जिसके पास ताकत ज्यादा है। वैसे भी हम मानते हैं ना कि शक्ति ज्यादा है तभी लोग सुनते हैं, जिसके पास शक्तिहीन है, जो कमजोर है, कमजोरों का कोई नहीं होता, ना उनकी बातों की कबू तवज्जो दी जाती है। ठीक है, चलिए मित्रों, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, हम चाहते हैं कि इसको यहीं पर समाप्त कर दें। बाकी अगले में हम लोग पढ़ेंगे शक्ति संतुलन के तरीके, इसी का एक अगला भाग हो। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।